रोजगार विशालिनी। रोजगार विशालिनी में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं आप लोगों को यहाँ पे बायोलॉजी की प्रिपरेशन करवाने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहती हूँ। आप सभी लोगों को पता होगा कि यहाँ पे जो वैकेंसी है 2025 में वो बहुत ही बड़ी वैकेंसी आने वाली है। यहाँ तक कि आप लोग बीपीएससी में देखे ही होंगे कितनी बड़ी वैकेंसी रिलीज होने वाली है, और अब तो डेट भी दे दी गई है कि आपके मार्च यानी कि होली तक आपकी वैकेंसी को रिलीज कर दिया जाएगा और फिर थोड़े ही समय में आपका पेपर भी हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रिपरेशन करवाई जाएगी, वो एकदम पॉइंट टू पॉइंट करवाई जाएगी। आपको एनसीईआरटी प्लस एससीईआरटी बेस्ड आपको यहाँ पे शॉर्ट नोट्स मिलेंगे, और शॉर्ट नोट्स के साथ साथ आपको ट्रिक के साथ उन्हें लर्न भी करवाया जाएगा। अब मैं यहाँ पे आपको बायोलॉजी पढ़ाने के लिए बोल रही हूँ, तो ऐसा नहीं कि मैं आपको केमिस्ट्री और फिजिक्स नहीं पढ़ाऊंगी, लेकिन यहाँ पे ज्यादातर हम लोग बायोलॉजी पे फोकस करेंगे, और वो भी उन क्वेश्चंस पे फोकस करेंगे जिनसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनने के बहुत ही ज्यादा चांसेस होते हैं। आप सभी लोगों को पता होगा कि जनरल साइंस में 8 मार्क्स के तो साइंस आते ही आते हैं, तो उन सारे साइंस को और टीजीटी पीजीटी में जो साइंस के क्वेश्चंस को कवर किया जाता है, बेसिकली जो बायोलॉजी से क्वेश्चन होता है, वो सारे क्वेश्चन को मैं यहाँ पे आपको बताने वाली हूँ। तो आज हम लोग करेंगे सेल चैप्टर। सेल चैप्टर में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट जहां से भी क्वेश्चन बनता है, उन सारी पॉइंट्स को मैं शॉर्ट नोट में आपको करवाने वाली हूँ। और ये जो शॉर्ट नोट में आपको बनवाऊंगी ये टू द पॉइंट होंगे, छोटे छोटे वर्ड्स में होंगे, 2-3 वर्ड में एक सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। ये आपके समझने के ऊपर रहेगा, और ऐसी शॉर्ट नोट्स तब बनाते हैं जब आपको रिवीजन करना होता है। तो यहाँ पे क्योंकि ज्यादा समय नहीं है, पूरी चीज एक्सप्लेन करने के साथ साथ मैं आपको एक शॉर्ट नोट बना के दूंगी, और आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ उसको ध्यान से पढ़ना है और एग्जाम में अपीयर हो जाना है। आपका 100% मार्क्स यहाँ से आने वाला है। तो फर्स्ट टॉपिक आज मैंने, और सबसे ज्यादा पूछने जाने वाला टॉपिक सेल। अब यहाँ पे सेल में जितनी भी चीजें आती हैं, सेल ऑर्गेनिस्ट, साइंटिस्ट, हर एक चीज आपको यहाँ पे मिलने वाली है शॉर्ट नोट के तौर पे। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगी कि जो भी शॉर्ट नोट मैं यहाँ पे बना रही हूँ और जिस तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, आप लोग इसको नोट डाउन करिए। सिर्फ और सिर्फ एक पेज में, 1 से 2 पेज में आपका मैं एक चैप्टर का शॉर्ट नोट बना के दूंगी, जिससे आपके एग्जाम में 100% क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिखा है सेल। तो सेल जानने से पहले आपको ये जानना चाहिए कि सेल की डिस्कवरी किसने की थी, कौन कहते हैं सेल को किसने खोजा था, तो वो है रॉबर्ट हुक। कौन है? रॉबर्ट हुक। इसको आप लोग जरूर से याद रखिएगा। अब सेल की स्टडी को क्या बोलते हैं? स्टडी ऑफ सेल क्या कहलाता है? स्टडी ऑफ सेल को बोलते हैं साइटोलॉजी। क्या बोल देते हैं? साइटोलॉजी। सेल की डिस्कवरी किसने की थी? ठीक है, सेल की डिस्कवरी किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। लेकिन आपसे ये क्वेश्चन जब पूछेगा कि लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने की थी, लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने की थी, तो वो थे एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। कौन थे? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। इनको आपको याद रखना है। अब भूल जाएंगे कि कैसे याद रखें, तो L फॉर लिविंग एंड L फॉर लीवेनहॉक। नाउ नेक्स्ट, जब लिविंग सेल याद किए हैं तो डेड सेल भी तो याद करना है ना। तो डेड सेल की खोज किसने की थी, तो यही है वो रॉबर्ट हुक। किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने ही की थी। डेड सेल की खोज और सेल की खोज दोनों रॉबर्ट हुक ने किया है। फिर पूछता है कि ब्रेन ऑफ सेल किसे बोलते हैं? ब्रेन ऑफ सेल किसे बोलते हैं? बोलते हैं न्यूक्लियस को। किसको बोलते हैं? न्यूक्लियस को। फिर न्यूक्लियस को किसने खोजा था? इसको खोजा था रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने खोजा था? रॉबर्ट ब्राउन ने। ये आपको जरूर से, तो ये आपको जरूर से याद रखना है कि ब्रेन ऑफ द सेल किसको बोलते हैं? न्यूक्लियस को। और न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। तो बहुत ही बार कंफ्यूज हो जाएंगे, रॉबर्ट हुक होंगे कि रॉबर्ट ब्राउन होंगे। तो सबसे पहले याद रखेंगे कि देखिए, जब भी कोई चीज डेड है ना, अगर डेड है तो उसके अंदर अगर हम लोग हुक को, कैसे वो डेड होगा, अगर किसी भी चीज के अंदर अगर हम लोग हुक को डिप कर दे रहे हैं, हुक को धसा दे रहे हैं, पिन कर दे रहे हैं, तो उसको थोड़ा सा डेड जैसा फील होगा ना, मर गया ऐसा करके। तो डेड सेल की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। हुक धसाया तो मर गया, तो डेड सेल। अब जब हुक यहाँ पे खत्म हो गया तो बचा कौन? रॉबर्ट ब्राउन। तो रॉबर्ट ब्राउन ने ही ब्रेन ऑफ द सेल, बी फॉर ब्रेन और बी फॉर ब्राउन। ब्रेन ऑफ द सेल है कौन? न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस की खोज किसने की है? रॉबर्ट ब्राउन ने। अब मेन चीज आपको याद रखना है कि सेल के बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं। सेल के बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं, आपको पता होगा। बीच में होता है न्यूक्लियस, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसके बिना तो कुछ काम ही नहीं होने वाला है। उसके बाद जो लिक्विड होता है उसको बोल देते हैं साइटोप्लाज्म। क्या बोल देते हैं? साइटोप्लाज्म। और जो आउटर लेयर होती है इसको बोल देते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या बोल देते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। या फिर इसी को बोल देते हैं क्या?
सेल मेम्ब्रेन, या तो इसी को बोल देते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इसको इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये कुछ और कुछ, सॉरी सेमी नहीं, सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन इसको बोलते हैं, सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन इसको इसलिए बोल देते हैं क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ये कुछ सेलेक्टिव चीजों को ही अंदर बाहर करता है। ठीक है, तो ये इसके 3 मेन पार्ट्स हैं, इन्हीं 3 मेन पार्ट से मिलके बनता है हम लोग का सेल। पीछे पढ़ लिया है कि सेल के कितने मेन पार्ट्स होते हैं और किन्होंने क्या क्या डिस्कवर किया था। अब हम लोग देखेंगे कि सेल, जब सेल आया तो फिर सेल थ्योरी आई, तो सेल थ्योरी किसने दिया था? तो आपको ये नेम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा गया है। सेल थ्योरी किसने दिया था? तो सेल थ्योरी तो दिया था 2 साइंटिस्ट ने, एक थे स्लाइडेन और दूसरे थे स्वान। अब इसमें से पूछता है, कभी कभी पूछता है कि बताइए ये 2 साइंटिस्ट तो थे, पर इसमें से कौन जूलॉजिस्ट थे और कौन बॉटनिस्ट थे? तो देखिए यहाँ पे आपको स्वान दिख रहा है, स्वान, हंस सुने होंगे, तो हंस क्या एक एनिमल है ना, जानवर ही तो है ना, बर्ड, पक्षी, जिसमें भी आप उसको ले लीजिए। तो जो स्वान है ये क्या थे? ये जूलॉजिस्ट थे। ये ट्रिक मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, स्वान से याद रख लेंगे कि ये जूलॉजिस्ट थे। अब जब ये जूलॉजिस्ट हो गए तो बचा कौन? यही तो, और ये है कौन? ये हो जाएंगे बॉटनिस्ट। ठीक है, ये हो जाएंगे बॉटनिस्ट। सेल थ्योरी में क्या दिया गया था? सेल थ्योरी में इन लोगों ने 2 बातों को बताया, 2 लोग थे, 2 बातों को बताया। ये ट्रिक है कि 2 ही बातों को बताए थे। पहली बात क्या थी? पहली बात थी इन्होंने बताया कि जितने भी सेल बने होते हैं ना, वो सभी के सभी सेल जो होते हैं वो किससे बने होते हैं? सेल से बने होते हैं। ऑल लिविंग सेल कंपोज्ड ऑफ सेल। ठीक है, जितने भी लिविंग बॉडी होती है, लिविंग सेल होते हैं, वो सब किससे बने होते हैं? सेल से बने होते हैं। और ये सेल कहां से आते हैं? आप यहाँ पे सेल की जगह लिविंग बॉडी कर लेंगे तो ज्यादा सही रहेगा मेरे हिसाब से। तो जितनी भी लिविंग बॉडी वो सब किससे बनी हुई है? सेल से बनी हुई है। अब ये सेल सब आई कहां से? आई? तो जो पहले से एग्जिस्ट थी, जो पहले से पड़ी हुई सेल थी, उन्हीं सब सेल से फिर से नई सेल आ गई। तो दूसरी बात इन्होंने बताया कि जितनी भी सेल है ना, वो सब प्री एग्जिस्टिंग सेल, जो पहले से सेल बनी हुई थी, जो पहले से सेल थी, उन्हीं से आ गई है। 2 बातों इन्होंने बताया कि जो जितने भी प्राणी हो किससे बने हुए हैं? सेल से बने हुए हैं। और वो सेल आए कहां से? प्री एग्जिस्टिंग सेल से आए। जो दोनों लोग थे इन्होंने ये नहीं बताया कि आखिर वो सेल जो पहले से पड़ी हुई थी वो आई कहां से। फिर आया रुडोल्फ वर्काउ, इन्होंने कहा कि जो सेल, जितनी भी सेल बनती है ना, वो सब प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनती है। और वो कैसे बनती है? डिवाइड होके। सेल में डिवीजन होता है, मेटोटिक डिवीजन, मियोसिस डिवीजन, आप सभी लोग जानते होंगे, उसको मैं अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूंगी। और वो जो वीडियो मैं बनाऊंगी ना, इतनी इंपॉर्टेंट और इतनी इंटरेस्टिंग वीडियो बनाऊंगी कि आपको पल भर में याद हो जाएगा। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, प्रोफेज, एनाफेज, मेटाफेज, टेलोफेज, और कब कौन सा आता है, कैसे है, बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग होता है। तो इसके बाद हम लोग का वही चैप्टर होगा, तो आप लोग बने रहिएगा। तो जो रुडोल्फ वर्काउ थे, इन्होंने कहा कि जो सेल होते हैं ना, वो डिवाइड होते हैं, और डिवाइड होके वो क्या बनाते हैं? न्यू सेल। ऑल सेल डिवाइड एंड दे फॉर्म न्यू सेल। ठीक है, और उन्होंने ये भी बताया ओमनी सेलुलर ई सेलुलर। ठीक है, ओमनी सेलुलर ई सेलुलर वर्ड किसने दिया था? रुडोल्फ वर्काउ ने ही दिया था। सेल जो होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ द सेल, वो कैसे होते हैं? वो 2 टाइप्स के होते हैं, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। अब उसके बाद सेल को हम लोग 2 टाइप्स में ऐसे भी डिवाइड करते हैं, उनके न्यूक्लियस के बेसिस पे, उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे, उनके कुछ ऑर्गेनेल्स की बेसिस पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। अब देखिए इन वर्ड्स को हमको समझना है, और कैसे? बहुत ही अच्छे तरीके से। ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की बेसिस पे सेल को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक होता है प्रोकैरियोटिक और दूसरा है यूकैरियोटिक, जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। समझेंगे कैसे? प्रो मतलब होता है प्रिमिटिव। क्या होता है? प्रो मतलब होता है प्रिमिटिव, और कैरियन मतलब होता है, कैरियन मतलब क्या होता है? कैरियन मतलब होता है न्यूक्लियस। क्या होता है? न्यूक्लियस। तो जिसमें प्रिमिटिव न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, जिसमें अनडेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, हम लोग ये भी बोल सकते हैं अनडेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, जिसमें अनडेवलप्ड न्यूक्लियस, उसको क्या बोलेंगे? प्रोकैरियोटिक है। उसमें कोई भी सेल ऑर्गेनेल नहीं होता है, सेल ऑर्गेनेल नहीं होता है। ठीक है, एक्सेप्ट आरएनए। ठीक है, आरएनए होता है। एग्जाम्पल है प्रोकैरियोटिक का, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जो होते हैं वो प्रोकैरियोटिक में आते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास अपना खुद का वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं होता है। ठीक है, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस इनके पास नहीं होता है। इनके पास इनका सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है। ठीक है, और बैक्टीरिया में 2 टाइप्स के बैक्टीरिया आते हैं, एक आते हैं आर्की बैक्टीरिया और दूसरे आते हैं यू बैक्टीरिया।
आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया का मोस्ट एग्जांपल आप लोग याद रखेंगे मिथानोजेंस। कौन होते हैं? मिथानोजेंस। ठीक है, ये बैक्टीरिया है जो कि एनिमल्स के ल्यूमेन में पाए जाते हैं। ठीक है, एनिमल्स के ल्यूमेन में पाए जाते हैं। और जो बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है, जो बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है वो पेप्टाइडोग्लाइकेन यानी कि प्रोटीन और सेलुलोज से बने होते हैं। पेप्टाइडोग्लाइकेन। और आप लोग याद रखिए जैसे कि ये बैक्टीरिया है तो जो इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो फोल्डिंग होती है ना, क्या बोल देते हैं? मेसोजोम। याद रखेंगे मेसोजोम। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको कभी नहीं भूलना है। मैं फिर से कंक्लूड करती हूँ, प्रोकैरियोटिक्स क्या होते हैं। प्रोकैरियोटिक, प्रो मींस होता है प्रिमिटिव और कैरियन मतलब होता है न्यूक्लियस। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसके पास फुली वेल डेवलप्ड न्यूक्लियर रीजन नहीं होते हैं, ठीक है, उनको प्रोकैरियोट्स बोलते हैं। और इनके पास खुद का सर्कुलर डीएनए होता है 70S टाइप, याद रखेंगे 70S। ठीक है, अब उसके बाद आपको ये याद रखना है कि इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एग्जांपल है वो है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में याद रखेंगे आर्की बैक्टीरिया और दूसरा है यू बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है बैक्टीरिया के पास, ठीक है, तभी तो है। और सेल वॉल के भी ऊपर एक लेयर होती है जिसको ग्लाइकोकैलिक्स बोलते हैं। जो सेल वॉल होती है वो पेप्टाइडोग्लाइकेन से बनी होती है। ये हो गया आपका प्रोकैरियोटिक के बारे में। यूकैरियोटिक में याद रखें, यू मतलब होता है ट्रू या फिर वेल डेवलप्ड। यू मतलब होता है ट्रू या फिर वेल डेवलप्ड। तो जिसके पास वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है वो यूकैरियोटिक में आते हैं। ठीक है, इनके पास सेल वॉल होती है। सेल वॉल किसके पास होती है? प्लांट के पास और फंजाई के पास। प्लांट के पास और फंजाई के पास। एनिमल के पास सेल वॉल एब्सेंट होती है। इनमें पूरे के पूरे ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ऑर्गेनेल्स क्या क्या हैं? ऑर्गेनेल्स है आपका न्यूक्लियस, ऑर्गेनेल है आपका गोल्जी बॉडी, ऑर्गेनेल है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में हम लोग अब पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं हम लोग सेल ऑर्गेनेल्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया है। न्यूक्लियस की खोज किसने की है? रॉबर्ट ब्राउन ने। ब्रेन ऑफ द सेल न्यूक्लियस, तो बी से ब्रेन, बी से रॉबर्ट ब्राउन। तो न्यूक्लियस, ठीक है, तो सेल क्या होता है? सेल के बीच में होता है न्यूक्लियस और ये है सेल। तो ये सेल का जो बीच में सेंटर है यही है न्यूक्लियस और यहाँ से डेवलप होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आप लोग याद देख लीजिए। तो जो एंडोप्लाज्मिक अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं फर्स्ट ऑर्गेनेल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको शॉर्ट फॉर्म में ईआर बोलते हैं। क्या है ये? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब देखिए ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ना, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि ये ट्यूब्यूल्स का फॉर्मेशन करता है। किसका फॉर्म? देखिए ट्यूब की तरह लग रहा है ना, तो ये ट्यूब्यूल्स का फॉर्मेशन करता है। और क्या करता है? जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ना, ये 2 टाइप्स के होते हैं। 2 टाइप्स के होते हैं। कैसे होंगे 2 टाइप्स के? क्योंकि कोई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है उस पे राइबोसोम्स, जैसे कि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है तो इसमें छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर बने होते हैं। इनको हम लोग बोल देते हैं राइबोसोम्स। ठीक है, राइबोसोम्स। तो ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि अब देखिए इसके ऊपर कुछ तो है, तो जब हाथ पे ऐसे करेंगे तो ये रफ जैसा लगेगा, कुछ रफ जैसा फील होगा। तो ये क्या है? ये है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडो ईआर कर देते हैं, रफ ईआर यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जिसको ये नहीं होगा, जो सिंपल का सिंपल प्लेन होगा, वो हो जाएगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो रफ होता है उसके ऊपर राइबोसोम्स होते हैं। तो ये जो रफ होता है ना, ये राइबोसोम्स जो होते हैं ये प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। किसका सिंथेसिस करता है? प्रोटीन का। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो राइबोसोम है ना, ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये प्रोटीन के सिंथेसिस में हेल्पफुल होता है। किसके सिंथेसिस में? प्रोटीन के सिंथेसिस में हेल्पफुल होता है। और जो हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, इसके सरफेस पे राइबोसोम्स एब्सेंट होते हैं, यानी कि ये प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं करेगा। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं करता है, ये लिपिड का फॉर्मेशन करता है और साथ साथ में हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है। कौन? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोई भी प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं करता है क्योंकि इसके पास राइबोसोम्स नहीं है। तो ये क्या करता है? ये लिपिड के सिंथेसिस को करता है और क्या करता है? बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने में हेल्प करता है। क्या करता है? बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने में हेल्प करता है। तो फर्स्ट ऑर्गेनेल हम लोग का था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम
ट्यूबुल लाइक स्ट्रक्चर होता है और ये दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम। राइबोसोम जिसके ऊपर प्रेजेंट होता है उसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं और जिसके सरफेस पे राइबोसोम एब्सेंट होता है उसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। अब राइबोसोम आ गया तो कुछ तो काम करेगा, वो काम करेगा प्रोटीन सिंथेसिस का। किसका काम करेगा? प्रोटीन सिंथेसिस का। तो आपसे ये पूछता है कि क्या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंजाइम को सिक्रीट करता है? बिल्कुल यस, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम। तो ये क्या कर रहा है? क्या ये प्रोटीन जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है प्रोटीन का सिंथेसिस कर रहा है, तो क्या ये एंजाइम है? वो एक एंजाइम को सिक्रीट करता है, राइबो एंजाइम, जिस एंजाइम में सिर्फ और सिर्फ आरएनए प्रेजेंट होता है। नो प्रोटीन इज इन्वॉल्व इन राइबोजाइम। रेटिकुलम यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट ऑर्गेनेल है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या सिंथेसाइज किया था? प्रोटीन को सिंथेसाइज किया था। कौन सा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि उसके पास क्या था? राइबोसोम था। अब जो ये प्रोटीन सिंथेसिस हुआ है, जो खाना बना है, ये तो पैक होके आएगा ना। कुछ भी ऑर्डर करते हैं, पिज्जा कुछ भी ऑर्डर करते हैं तो वो तो पैक होके आता है। तो सेकंड ऑर्गेनल आपका आता है गोल्गी बॉडी। क्या आता है? गोल्गी बॉडी भी इसको बोलते हैं, गोल्गी बॉडी भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है? ये पैकेजिंग का काम करता है। क्या करता है? पैकेजिंग का काम करता है। किसकी पैकेजिंग? वही जो प्रोटीन आई थी। कहां से? कहां से आई थी? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आई थी प्रोटीन, जिसकी पैकेजिंग कौन कर रहा है? ये अपना कौन? गोल्गी बॉडी। और उसका शेप ये होता है, इसका शेप ये होता है। ठीक है, और यही गोल्गी बॉडी जो होता है ये लाइसोसोम जो होता है हम लोग का, ये भी एक क्या है? ऑर्गेनेल है। इसका सिक्रीशन कौन करता है? लाइसोसोम का सिक्रीशन कौन करता है? गोल्गी बॉडीज करते हैं। लाइसोसोम का सिक्रीशन कौन करता है? गोल्गी बॉडीज करते हैं। ये आपके क्वेश्चन आ चुके हैं कई बार कि लाइसोसोम का सिक्रीशन कौन करता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है, या वो खुद से आ जाता है, या न्यूक्लियस करता है? कौन करता है? तो गोल्गी बॉडी करता है। इसकी खोज किसने की थी? कैमिलियो गोल्गी थे। ये तो सभी लोग को पता होगा। कैमिलियो गोल्गी ने गोल्गी बॉडी की खोज की थी, अपने नाम पे इन्होंने रख दिया। पैकेजिंग का काम करता है, साथ साथ में ये डायरेक्शन भी प्रोवाइड करता है कि किस प्रोटीन को किस साइड जाना है। इसीलिए इसको क्या बोल देते हैं? इसीलिए इसको ट्रैफिक पुलिस भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? ट्रैफिक पुलिस। किसको? गोल्गी बॉडी को। क्यों? क्योंकि ये प्रोटीन्स को डायरेक्शन प्रोवाइड करता है कि आखिर आपको कहां पे जाना है, क्या काम करना है। तो ये है आपका गोल्गी बॉडी। तो लाइसोसोम को किसने सिक्रीट किया है? लाइसोसोम को सिक्रीट किया है गोल्गी बॉडी ने। लाइसोसोम क्या है? सुसाइडल बैग है। क्यों है? क्योंकि एक एंजाइम को सिक्रीट करता है, लाइसोजाइमेटिक एंजाइम जिसको बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? लाइसोजाइमेटिक एंजाइम। ठीक है, और ये क्या होता है? ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है। जब भी इसको वाटर मिलता है तो एंजाइम ब्रेक करता है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम। ठीक है, तो ये सुसाइडल बैग आखिर कहलाया क्यों? क्योंकि देखिए कुछ चीजें हैं हमारी बॉडी में जो कि कभी न कभी खराब होती रहती हैं। तो ये जो अपना लाइसोसोम है ना, ये जो डेड सेल्स होते हैं उनको इनगल्फ करता है, खा जाता है। लेकिन जब ये देखता है कि इसके कंट्रोल से जो चीजें हैं वो बाहर हो रही हैं, तो ये क्या करता है? खुद को बर्स्ट कर लेता है, खुद को बर्स्ट कर लेता है। तो इसलिए हम इसको क्या बोल देते हैं? इसको हम लोग सुसाइडल बैग बोल देते हैं। और जो इसकी लाइसोजाइमेटिक एंजाइम होती है ना, जो पॉइजनस होती है, वो इसको नष्ट कर देती है, खत्म कर देती है। तो ये हो गया आपका लाइसोसोम के बारे में। नेक्स्ट ऑर्गेनल है माइटोकॉन्ड्रिया। इसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोल देते हैं। क्या बोलते हैं इसको? पावर हाउस बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये एटीपी को जनरेट करता है। क्या करता है? एटीपी को जनरेट करता है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एटीपी? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना, ये डबल लेयर ऑर्गेनेल होता है, डबल मेम्ब्रेन का होता है। ये जो अंदर की लेयर होती है ना माइटोकॉन्ड्रिया की, जो अंदर की लेयर होती है वो फोल्डिंग्स में होती है, फोल्ड होती है, ताकि इसको सरफेस एरिया ज्यादा मिल सके, अपने काम को अच्छे से कर सके। तो ये जो अंदर की फोल्डिंग होती है ना, इसको बोल देते हैं क्रिस्टी। क्या बोल देते हैं इसको? क्रिस्टी बोल देते हैं, क्रिस्टी बोल देते हैं। अंदर की फोल्डिंग को क्रिस्टी बोल देते हैं। इसके पास, माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना खुद का राइबोसोम होता है। क्या होता है? खुद का राइबोसोम। और क्या होता है? इसके पास खुद का आरएनए भी होता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? पावर हाउस। माइटोकॉन्ड्रिया डबल लेयर मेम्ब्रेन का एक ऑर्गेनेल होता है। अंदर की लेयर फोल्ड होती है, जिसको क्रिस्टी के फॉर्मेशन में वो फोल्ड करती है। माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा ऑर्गेनेल है जिसके पास खुद का डीएनए होता है। कैसा डीएनए? सर्कुलर डीएनए। इसके पास अपना खुद का राइबोसोम होता है। इसके पास अपना खुद का राइबोसोम होता है, खुद की प्रोटीन फैक्ट्री होती है।
तो इसका जो राइबोसोम होता है, इसके पास जो राइबोसोम होता है वो 70S टाइप का होता है। मैंने यहाँ पे आपको बताया कि राइबोसोम कितने टाइप्स के होते हैं। राइबोसोम दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है 70S, दूसरा होता है 80S। कोई भी ऐसा ऑर्गेनेल जिसके पास अपना खुद का राइबोसोम है वो हमेशा 70S टाइप का होता है। 70S, ये S क्या है, इसको 7 पर यूनिट बोलते हैं और ये दो यूनिट्स में डिवाइड होता है, 50 और 30। अब इसको जोड़ना नहीं है कि 50 और 30 तो 80 होता है, फिर यहाँ 70 क्यों है, ये यूनिट्स हैं, ये यूनिट्स हैं और इससे बनता है 70S। तो ये क्या है 50 और 30, ठीक है। और 80S में आप एक याद करेंगे दूसरा याद हो जाएगा। 80 में देखिए यहाँ पे 10 बढ़ा तो सब में 10 बढ़ा देंगे। 70 plus 10 is equal to 80, then 50 plus 10 is equal to 60 and 30 plus 10 is equal to 40। तो सब में 10 ऐड कर देना है। तो 70 के पास क्या है 50 plus 30, तो 80 के पास क्या है 60 plus 40। तो ये राइबोसोम के टाइप्स होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं वैक्यूल। वैक्यूल आपसे पूछता है कि किसके अंदर होता है, एनिमल्स के अंदर भी होता है और प्लांट्स के अंदर भी होता है। प्लांट्स में थोड़ा बड़ा होता है और एनिमल्स यानी हम लोगों में माइन्यूट साइज का होता है, बहुत ही छोटा होता है। तो आपसे पूछता है कि किसमें वैक्यूल नहीं होता है। प्लांट में नहीं होता है, होता है। एनिमल में नहीं होता है, होता है। क्या दोनों में होता है? हाँ, दोनों में ही होता है। तो यही आंसर सही होगा। तो वैक्यूल क्या काम करता है, स्टोरेज का काम करता है। मैक्सिमम प्लांट्स में होते हैं। तो जो आउटर कवरिंग होती है ना वैक्यूल, इसकी जो आउटर कवरिंग होती है ना, इसको टोनोप्लास्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? टोनोप्लास्ट बोलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टोनोप्लास्ट। व्हाट इज आउटर कवरिंग ऑफ वैक्यूल? वैक्यूल की आउटर कवरिंग होती है टोनोप्लास्ट, 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 याद रखेंगे, ठीक है। ये जो वैक्यूल होता है ये प्लांट और एनिमल दोनों में होता है। प्लांट में क्या स्टोरेज करता है? प्लांट में जो गम, रेजिन्स और जो भी उसके एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस होते हैं ना, उसको स्टोर करता है। जो गम और रेजिन जो प्लांट का हम लोग यूज करते हैं, हम लोग के लिए तो वो यूजफुल है, लेकिन प्लांट के लिए उसका कुछ भी यूज नहीं है, वेस्ट है वो प्लांट के लिए। जो गम्स हैं, जो रेजिन्स हैं, वो प्लांट के लिए वेस्ट है, वेस्ट है। लास्ट जो है वो है आपका प्लास्टिड। ये प्लास्टिड किस में प्रेजेंट होता है? प्लांट में प्रेजेंट होता है। किस में प्रेजेंट होता है? प्लांट में। क्या एनिमल में प्लास्टिड होता है? नहीं। क्यों नहीं? रीजन है, इसलिए नहीं होता है क्योंकि हम लोग जो होते हैं एनिमल्स, उनके पास क्लोरोफिल नहीं होता है। क्या नहीं होता है? क्लोरोफिल नहीं होता है। अब ये प्लास्टिड किस में पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट में, क्लोरोप्लास्ट में ये कॉइन लाइक स्ट्रक्चर होता है। एक कॉइन को थैलाकॉइड बोलते हैं। एक कॉइन को क्या बोल देते हैं? थैलाकॉइड। और इस पूरे बंच को क्या ग्रेना होता है। और इसके अंदर का क्या होता है? ये होता है स्ट्रोमा। क्या होता है? स्ट्रोमा। तो ये ग्रेना में क्या होता है? ग्रेना में होता है लाइट रिएक्शन। एलजी, एलजी, एलजी कंपनी है, याद रखेंगे। एलजी, एल मतलब लाइट और लाइट रिएक्शन किस में होता है? ग्रेना में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लाइट रिएक्शन किस में होता है? लाइट रिएक्शन किस में होता है? एल फॉर लाइट और एल जी, जी किससे कनेक्ट कर रहा है? ग्रेना से। तो लाइट रिएक्शन किस में होता है? ग्रेना में होता है। तो बचा कौन? डार्क रिएक्शन किस में होगा? स्ट्रोमा में होगा। जो क्लोरोप्लास्ट होता है इसके अंदर होता है प्लास्टिड। प्लास्टिड होता है इसके अंदर, प्लास्टिड। प्लास्टिड के अंदर क्लोरोफिल, इसके अंदर क्लोरोफिल। अब देखिए जब कोई प्लास्टिड, ठीक है, तीन तरह से होती है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और एक होता है ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरो से क्लोरोफिल जैसा फील आ रहा है ना, क्लोरोफिल। तो जो क्लोरोप्लास्ट होता है इसके अंदर होता है क्लोरोफिल। क्या करता है? फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस। उसके बाद है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमा मतलब होता है कलर। तो जो क्रोमोप्लास्ट होता है ये कलर प्रोवाइड करता है। किसको? फ्लावर्स को, फ्रूट्स को कलर प्रोवाइड करता है। लीव्स को प्रोवाइड करता है क्या कलर्स? नहीं। कौन करता है? क्लोरोप्लास्ट। और लास्ट बचता है आपका ल्यूकोप्लास्ट। ये कलरलेस होता है। ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है? कलरलेस होता है। और ये क्या करता है? स्टोरेज का काम करता है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात बताने वाली है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और लास्ट है, अच्छे से याद रखेंगे। तीन ऐसे ऑर्गेनेल्स होते हैं, ऑर्गेनेल्स, तीन ऐसे ऑर्गेनेल्स होते हैं। क्या होते हैं? मैं इसको थोड़ा सा साफ करके बताती हूँ आपको। तीन ऐसे ऑर्गेनेल्स होते हैं जो कि डबल लेयर्ड होते हैं। क्या होते हैं? डबल लेयर्ड। कौन कौन है वो? वो है एक न्यूक्लियस, एक कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया और लास्ट कौन है? क्लोरोप्लास्ट। ये डबल लेयर्ड होते हैं। क्या होते हैं? डबल लेयर्ड होते हैं। इनके पास ये जो होते हैं, इनके पास क्या होता है? राइबोसोम। किसका? खुद का राइबोसोम होता है। कैसा?
70s, ठीक है। कैसा होता है? 70s होता है। तो मैंने यहाँ पे आपको सेल चैप्टर पूरा कंप्लीट करवा दिया है। उम्मीद करती हूँ कि जो चीजें भी मैं आपको बताई हूँ शॉर्ट तरीके से बताने की कोशिश की, और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी चीजें हैं वो सारी की सारी चीजें मैंने आपको बताया है। सेल चैप्टर आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने की थी? टाइम देती हूँ, 1 सेकेंड, 2, 3। लिविंग सेल की डिस्कवरी की है एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने। मैंने ट्रिक भी बताया, L फॉर लिविंग एंड L फॉर लिवेन। तो ये सेल चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करती हूँ कि छोटा सा चैप्टर, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर आपको समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है, अच्छी लगी है, तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। कल हम लोग मिलेंगे सेल डिवीजन के साथ। अगर आप लोग पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो मैं आपको इस तरीके से पढ़ाने वाली हूँ कि आप उसको कहानी के रूप में याद कर लेंगे, आप लोग कभी नहीं भूलेंगे। और यहाँ पे हम लोग बीपीएससी टीआरई 4 की एकदम बेहतरीन प्रिपरेशन करने वाले हैं। तो बने रहिए और देखते रहिए रोजगार विशालिनी। हम लोग कल फिर से मिलेंगे सेल डिवीजन के साथ।